रामपुर में जब सूरज ढल रहा था तब शर्मा परिवार की तीनों बहुएं चूल्हे के सामने बैठी थीं। दिन भर की कड़ी थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी मझली बहू काव्या बोली, देखो तो हमारी किस्मत का खेल। दीदी शाम ढलते ही फिर से इस चूल्हे के धुएं और आग के हवाले हो जाती है हमारी जिंदगी। क्या यही हमारी तकदीर है? शादी के वक्त पिताजी ने कहा था कि रानी बनकर राज करोगी, पर यहाँ तो हम तीनों नौकरानियों की तरह जिंदगी काट रही हैं। हमारे पति तो शहर में बैठकर गप्पे लड़ाते होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि उनकी पत्नियां घर में कितने आराम से हैं। क्या वे जानते हैं कि उनकी माँ हमारे साथ कैसा सलूक करती हैं? शांत हो जा काव्या, कुछ मामलों में खुद पर काबू रखना पड़ता है। घर की बहुएं कुछ करती हैं तो उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। तू तो जानती है, विरोध करने पर तो उससे बुरा इंसान और कोई नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी भाभी अनिता के तौर पर कह रही हूँ, मेरी बात मानकर चलो। सास और पतियों के साथ बुरा बर्ताव मत करो। अन्याय सहना भी अन्याय करने जैसा ही है। अगर आज हम चुप रहीं तो कल हम पर और ज्यादा जुल्म होगा। सास माँ सोचेंगी कि हम कमजोर हैं, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है। और हमारे पतियों की तो बात ही छोड़ दो, वे तो सिर्फ नाम के मर्द हैं। उनकी मर्दानगी तो बस हमारी जिंदगी बर्बाद करने तक ही सीमित है। मैं इस खोखले घर को बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकती। घर की बहुएं जब अपनी आवाज उठाती हैं तो समाज उन्हीं को दोषी ठहराता है। लोग कहेंगे कि बहुएं ही खराब हैं, घर तोड़ना चाहती हैं। क्या तुम चाहती हो कि हमारे माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए? मैं बड़ी हूँ और बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इस घर को बिखरने से बचाऊं। शायद एक दिन माँ का दिल पिघल जाए, शायद हमारे पति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हमें बस थोड़ा और सब्र रखना होगा। मेरी बात मानो, इस आग को अपने अंदर ही दबा लो, वरना यह आग सबसे पहले हमें ही जलाकर राख कर देगी। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, कौन से घर की बहू ऐसी होती है जो पूरे मन से घर के लिए सब कुछ करती है, फिर भी उसे कभी कदर नहीं मिलती? हमको ही देख लीजिए ना दीदी, सुबह से काली मेहनत कर रही हूँ, तब से लेकर अब तक बिना एक पल रुके काम कर रही हूँ, फिर भी सासू माँ की नज़र में हम सबसे बुरी हैं। क्या यह सही है? इसीलिए तो कहती हूँ दीदी, उस सास के आगे कभी झुकना नहीं है। हमें हमेशा सिर ऊंचा रखकर चलना होगा, वरना वो बदमिजाज औरत हमें और ज्यादा रगड़ेगी और ज्यादा दुख देगी। नहीं दीदी, अब और नहीं। अरे नहीं रे मछली, तुम लोग अभी बहुत छोटी हो। अब तक उम्र ही कितनी हुई है कि संसार की समझ आ जाए। इस तरह गुस्से में संतुलन खो देने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा मुसीबतें और बढ़ती चली जाएंगी। पता नहीं आप हमेशा इतनी डरती क्यों रहती हैं? जरा बताइए तो सही, हम लोग क्या आपके साथ नहीं हैं? हमेशा खुद को इस तरह भीतर तक समेटे क्यों रखती हो? जानती हो, आपके इसी डर की वजह से लोग आपको और ज्यादा डराने लगते हैं। अरे अनिता, मीरा और काव्या, तुम तीनों कहाँ मर गईं? जल्दी यहाँ आओ। सास की आवाज सुनकर तीनों बहुएं उनके पास आ पहुंची। सुनो तीनों बहुओं, ये जो 3 साड़ियाँ तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारे काका ससुर ने खास तुम्हारे लिए भेजी हैं। अरे वाह, काका ससुर ने ये सब साड़ियाँ हमारे लिए भेजी हैं। कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, मैं सबसे पहले वाली साड़ी लूंगी। अरे मेरी किस्मत साड़ी देखकर ही उछलने लगी। अभी तुम्हारी तकदीर नहीं खुली। ये साड़ियाँ तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ, ताकि तुम समझ सको कि इस घर में हुक्म किसका चलता है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरी बेटी सोने का टुकड़ा है, उसके लिए ये साड़ियाँ जाएंगी। और तुम लोग, तुम तो इस घर की नौकरानियाँ हो, सेवा करने के लिए आई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं माँ। ये साड़ियाँ तो काका ससुर ने हमारे लिए भेजी हैं, तो ये आप अपनी बेटी को क्यों देना चाहती हैं? अगर ये साड़ियाँ हमारी भी नहीं है तो हमें बुलाकर क्यों कहा गया कि काका ससुर ने ये हमारे लिए भेजी है? आप तो शुरू में ही साफ साफ बता सकती थी कि ये आपकी बेटी की साड़ियाँ हैं। अगर आप पहले ही ये कह देती तो हम कभी इतनी दुखी न होते, हमें इतना बुरा न लगता। मेरा खा पहनकर मुझ पर ही जबान चलाती हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? वाह माँ, आपकी नौटंकी तो कमाल की है। पहले उम्मीद जगाकर फिर उस उम्मीद को पैरों तले रौंदने में आपको कैसी खुशी मिलती है? क्या हमारे दुखी मुरझाए चेहरे देखकर आपका दिल भर जाता है? अगर आपको हमें देने का मन ही नहीं था तो इस झूठे तोहफे का नाटक क्यों किया? और ये साड़ी मुझे नहीं चाहिए, आपकी दया की भीख। जिस घर में हमारे सम्मान की कोई कीमत नहीं, वहाँ कपड़े के इस टुकड़े का क्या मोल? आप ये साड़ी अपनी बेटी के लिए ही रखिए,
हम तो आपके लिए पराए हैं, है ना? हम दिन रात खटकर ये घर चला रहे हैं और तोहफे आपकी बेटी को मिलेंगे, यही है आपका इंसाफ। लेकिन याद रखिएगा माँ, किसी के आंसू जमीन पर गिरकर सूख नहीं जाते। इसका हिसाब एक दिन आपको देना होगा। मेरा घर, मेरे अपने नियम हैं। यहाँ जो रहेगा उसे उन्हीं नियमों के अनुसार चलना होगा, चाहे पसंद आए या ना आए। अगर किसी को मेरी बातों से दिक्कत है तो बाहर का दरवाजा खुला है, जिसे जाना हो बेशक चला जाए, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोपहर तो बहुत हो चुकी, मेरा खाना आखिर कहाँ है? क्या इस घर में किसी को याद रहता है कि मुझे भी समय पर खाना चाहिए, या सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं? क्या हम इस घर में सिर्फ नौकरानियां बनकर रह गए हैं, जो सारा दिन आपके ही काम करते रहे? सुबह से देर रात तक बस काम और वही काम। तभी किसी ने सोचा कि हमें भी थोड़ा आराम चाहिए, हमें भी अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम 2 पल चैन से सांस लें? बिना झिड़की या आदेश के हर दिन बस आदेश मिलते हैं, काम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे थक जाने की किसी को परवाह नहीं। खैर छोड़िए ये सब बातें, अब बहस का कोई मतलब नहीं। चलिए मैं ही आपको खाना परोस देती हूँ, वरना ये भी मुझसे ही कहा जाएगा कि देर हो गई। छी, ये उबले आलू और नमक भात मेरे सामने लाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं भिखारी हूँ जो ये बेकार खाना खाऊंगी? कल ही तो कहा था कि मूंग दाल और पनीर बनाना, कहाँ गया वो सब? खुद ही छिप छिप कर खाती हो, है ना? मैं सब समझती हूँ। तुम लोग सोचती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन मैं सब देख सकती हूँ, सब सुन सकती हूँ। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनती, मेरा ध्यान नहीं रखती, इसीलिए तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। अब समझिए कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा क्यों आता है। तुम लोग मेरे बेटे की बहू बनने लायक ही नहीं हो। क्या हम अलादीन के चिराग के जिन हैं कि आप जो मांगेंगी हम वही लाकर दे देंगे? मूंग दाल और पनीर आसमान से टपकेगा, इसके लिए पैसे लगते हैं। क्या आपने कभी हमारे हाथ में 1 रुपया देकर कहा है, बहू ये रखो, अपनी मर्जी से कुछ खरीद कर खा लो? आपके निकम्मे बेटे तो 1 पैसा भेजते नहीं, और जो भेजते हैं वो आपके आंचल के नीचे छिपा रहता है। पता नहीं मेरे पापा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जो उन्होंने मेरी शादी इस घर में कर दी। कभी कभी सोचती हूँ अगर उन्होंने थोड़ा और सोच लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी दुखों में ना डूबती। हाय मेरी किस्मत, सपनों में तो एक प्यार भरा अपनापन वाला घर देखा था, पर मिला बस अत्याचार, ताने और अपमान। काश पहले जानती कि इस परिवार की सास इतनी कठोर और निर्दयी निकलेगी, जो दिन रात हम बहुओं से काम करवाती है जैसे हम इंसान नहीं मशीनें हों। हमारी थकान, हमारे आंसू किसी को नजर नहीं आते। अगर कभी बोल दें कि थोड़ा थक गई हूँ तो जवाब मिलता है, बहुएं काम के लिए ही होती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे हम इस घर की बहुएं नहीं बल्कि कैद खाने की कैदी हैं, जो बस उम्मीद पर जी रही हैं कि शायद एक दिन ये सब बदलेगा। आप सिर्फ खाना खाने आती हैं, लेकिन ये खाना कहाँ से आता है इसकी खबर कभी ली? हम लोग हाथ फैलाकर उधार मांगकर ये घर चला रहे हैं और आप हम पर हुक्म चला रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? अगर आप इतनी काबिल हैं तो अपने बेटों की शादी करवाकर हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमें इस नर्क में क्यों लाई? जवाब दीजिए। चुप, एकदम चुप। मुंह पर जबान लड़ाती हो, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई। रुको, मैं अपने बेटों को खबर भेजती हूँ, वे आकर तुम्हारे बाल पकड़कर घर से निकालेंगे, तब मजा समझोगी। और वो बदमाश बड़ी बहू कहाँ है? वो तो और भी बड़ी शैतान है, जरूर कमरे में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही होगी। छी माँ, आपको ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? जिसने आपके लिए दिन रात मेहनत की, आपको हमेशा आराम और सम्मान से रखा, आज जब वही बीमार और कमजोर है तो आप उसे बदमाश कह रही हैं? सोचिए जरा, जिसने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना हमेशा आपका सुख चाहा, क्या वो इसके लायक था कि आज आप उसे ऐसे ताने सुनाएं? कम से कम ये शब्द बोलने से पहले एक बार तो दिल से सोच लेती माँ। कभी कभी आपके ऐसे शब्द किसी का दिल तोड़ देते हैं। आज मैं मोहल्ले वालों को बुलाकर कहूंगी, मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं देती, मुझ पर अत्याचार करती हैं। फिर देखना लोग तुम्हारी क्या हालत करते हैं। मुझसे उलझने आई हो? मैं कमला देवी हूँ, इस शर्मा परिवार की मुखिया। मुझसे चालाकी करके कोई नहीं बचता, और तुम लोग भी नहीं बचोगी। जो करना है कीजिए माँ, अब तो हमें आपको रोकने का हक भी नहीं रहा। दूसरों को नीचा दिखाना, बिना सोचे समझे बातें फैलाना, ये सब आपकी आदत बन चुकी है। याद है माँ, 2 महीने पहले आपने हमारे बारे में सबके सामने कितनी बुरी बातें कही थी। फिर लोग आए, हमें ताने मारे, अपमान किया, और हम चुप रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारी माँ हैं। लेकिन बताइए माँ, इससे आपको क्या मिला? क्या हमारे दर्द से आपको सुकून मिलता है? आपके कुछ शब्दों ने इस घर की शांति ही नहीं, हमारा भरोसा भी तोड़ दिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा माँ, सम्मान वही पाते हैं जो सम्मान देना जानते हैं। चलिए दीदी, काफी देर हो गई,
हम तो बड़ी दीदी की खबर तक नहीं ले पाए। चलो देखते हैं कि बड़ी दीदी अब कैसी है। हमारे सिवा तो बड़ी दीदी के पास और कोई नहीं। यहाँ खड़े होकर समय गंवाने का कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे, बड़ी बहू के प्यार में तो तुम सब पागल हो जा रही हो। एक नंबर की नखरेबाज है वो, और तुम सब उसके पीछे दीवाने बनी घूम रही हो। ऐसी बातें सुनकर तो मेरा खून खौलने लगता है। जाओ मेरी आंखों के सामने से भागो अभी। और सुनो, ये घटिया खाना भी साथ ले जाओ। ऐसा कुत्ते बिल्ली का खाना मैं नहीं खा सकती। अरे जरा हमें भी बताइए ना, आपकी चिंता में तो हम सब पागल हो रही हैं। हाथ में एक पैसा तक नहीं कि आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। हमारे तीनों मर्द और सास होते हुए भी जैसे हो ही नहीं, नाम के हैं बस। काम के वक्त सब निकम्मे निकलते हैं। इनके भरोसे रहने से अपनी समझ पर भरोसा बेहतर है। तुम दोनों मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखो मैं ठीक हो जाऊंगी, शरीर का बुखार तो उतर ही जाए, लेकिन उस घाव का क्या जो मेरे मन पर लगा है वो कैसे भरेगा? मैं आज तक खुद को यही समझाती रही कि सहने से सब ठीक हो जाता है, परिवार को जोड़कर रखने में ही भलाई। लेकिन आज मैं खुद से एक सवाल पूछ रही हूँ, मैंने क्या पाया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी, सारी खुशियाँ इस घर के लिए समर्पित कर दी। बदले में मिला क्या? सिर्फ अपमान, तिरस्कार और अनदेखी। एक बार भी सास माँ ने आकर ये नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। उन्हें सिर्फ अपने खाने की चिंता है, अपनी सेवा की चिंता। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्रिया, काव्या, शायद तुम सही थी। सहने की भी एक सीमा होती है, और जब आत्मसम्मान दांव पर लग जाए तो ऐसे घर को बचाने का कोई मतलब नहीं। जिस घर में एक बीमार बहू की कोई कीमत ना हो, वो घर नहीं, कैद खाना है। अब और नहीं, अब मैं और नहीं सह सकती। दीदी की ये हालत देखकर मेरा सब्र का बांध टूट गया। अब और नहीं, क्या हम यहाँ घुट घुट कर मरने आए हैं? जिस घर में हमारी बीमारी की कोई कीमत नहीं, आंसुओं का कोई मोल नहीं, उसे पकड़कर रखने का क्या मतलब? मैंने एक बात सोच ली है दीदी, हम इस नर्क को छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे नहीं पता। शायद जंगल में रहेंगे, वन के फल फूल खाकर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन वहाँ कम से कम कोई हमारे आत्मसम्मान को पैरों तले न रौंदेगा। वहाँ हम आजादी से सांस लेंगे। इस गुलामी की जिंदगी से आजाद होना ही होगा। हम जंगल में रहेंगे लेकिन आजादी से। वहाँ कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होगा, कोई हमारे आत्मसम्मान से नहीं खेलेगा। अब हम किसी के पैरों की जूती बनकर नहीं रहेंगे, हम अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। तुम बस थोड़ा ठीक हो जाओ दीदी, फिर हम तीनों मिलकर एक नई सुबह की ओर निकल पड़ेंगे। हाँ प्रिया, हाँ काव्या, अब हम इस घर में एक पल और नहीं रुके। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। जिस सम्मान और प्यार के लिए हम तरसती रहीं, वो हमें यहाँ कभी नहीं मिले। हम घुट घुट कर मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी भी जिंदगी है, हमारे भी सपने हैं। अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चली जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई हुक्म चलाने वाला ना हो, कोई हमें हमारी कीमत न बता। अगले दिन सुबह होते ही शर्मा परिवार की तीनों बहुएं घर से बाहर निकल पड़ी। वे तीनों चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच गईं। उन्हें नहीं पता था कि क्या खाएं, क्या करें। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई हैं, तब छोटी बहू बोली, दीदी, हमने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया, अब तो पैरों में जान ही नहीं बची। जंगल जैसे खत्म होने का नाम न ले रहा। चारों तरफ बस पेड़, झाड़ियाँ और गहरी खामोशी, कहीं इंसान का निशान तक नहीं। देखो ना दीदी, आसमान तक पेड़ों की डालियाँ ढक गई हैं, रोशनी भी धीरे धीरे मिट रही है। क्या हम थोड़ी देर रुकें? अगर कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए तो रात गिरने से पहले आराम कर लें, वरना आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो जाएगा। इस घर से बाहर निकलकर अब हम थोड़ी शांति से सांस ले पा रही हैं। पिछले कुछ समय का तंगी और दबाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदगी या अनुपस्थिति सांस के लिए कोई फर्क नहीं डालती। उसके चेहरे से ही समझ आता है, हमारे जाने या रहने से उसे कोई परवाह नहीं। शायद वही तो चाहती थी कि हम चले जाएं और उसका जीवन आसान हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान कितने स्वार्थी हो सकते हैं। सच में बहुत स्वार्थी। कभी कभी लगता है दूसरों की खुशियों के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। हाँ दीदी, आखिरकार तुमने खुद समझ ही लिया। हम तो शुरू से जानती थी कि माँ ने हमें कभी सच में चाहा ही नहीं। जब भी तुम्हें दुख होता मैं कुछ कहती, लेकिन तुम हमेशा कहती मैं घर संभाल रही हूँ।
लेकिन सोचो दीदी, जो घर तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहता, जिसमें तुम्हारे दुख का कोई महत्व नहीं, ऐसा घर तुम कितनी देर तक संभालोगी? एक घर को रखा जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ प्यार न हो तो वो सिर्फ 4 दीवारें बन जाता है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ें और देखें कहीं ऐसी जगह मिले जहां हम रह सके, वहीं हमारा नया घर बन सके। चलो थोड़ी और दूरी तय करते हैं। ये कहकर तीनों बहुएं आगे बढ़ने लगी। जंगल के अंदर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। ये देखकर वे तीनों हैरान रह गईं। दीदी, क्या आप देख रही हैं? इस घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी है। क्या हम अंदर जाकर देखें? शायद ठीक है दीदी, लेकिन किसका घर है हमें कुछ पता नहीं। फिर भी चाहे किसी का भी हो, यहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता। हम रहेंगी और अगर कोई आए तो तब चले जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, आप एक काम कीजिए, आप झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। आप तो बहुत बीमार है ना, और मैं मजली दीदी के साथ बाहर जाकर खाने की तलाश कर लूं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं झोपड़ी में आराम करती हूँ। ये कहकर अनीता झोपड़ी के अंदर चली गई और बाकी दोनों बहुएं खाने की तलाश में जंगल में और अंदर गईं। देखो बड़ी दीदी, कितने सुंदर अमरूद लाए हैं। जंगल में इतने अच्छे अमरूद हैं कि क्या बताएं। तुम दोनों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतने गहरे जंगल से फल लाए। लेकिन मछली, एक बात समझ नहीं पा रही, हम बिना खाए यहाँ कैसे टिकेंगे? हमें कुछ करना होगा, वरना भूख से मर जाएंगे। अरे बड़ी दीदी, चिंता मत करो, मैंने अमरूद के पेड़ के पास कुछ सब्जियों के पौधे देखे हैं। अगर हम उन्हें उखाड़ कर इस झोपड़ी के आंगन में लगा दे तो। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सुना है जंगल की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ सब्जियाँ अच्छे से उगेंगी। उम्मीद है हम निराश न हो। कुछ दिनों बाद देखो दीदी, हमारे बगीचे में कितनी सुंदर सब्जियां उगाई हैं। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही कि इतनी अच्छी सब्जियां उगी। सब ईश्वर की कृपा से हुआ, उनकी कृपा के बिना ये संभव न था। दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत ने अच्छा फल दिया। अब हम अच्छे से खाना खा सकेंगी। हाँ छोटी, अब हम यहाँ बहुत अच्छे से रह सकेंगी। ओह, तो तुम लोग यहाँ छिपी हो। मैंने कितनी जगहों पर तुम्हें ढूंढा। तुम्हारे जाने के बाद घर सुनसान लगता है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। मैंने गलती की माँ, मुझे माफ कर दो। चलो घर वापस चलें। लेकिन माँ, अब बहुत देर हो चुकी। जो नदी एक बार बह गई वो वापस नहीं लौटती। हम उस पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। आपके इन आंसुओं में अब सच्चाई नहीं बची। हम यहाँ बहुत खुश हैं शांति से, इसलिए आप लौट जाइए और अपने बेटों से कहिएगा कि उनकी पत्नियां अब अपनी दुनिया की रानियां हैं। सुनिए माँ, ये मगरमच्छ के आंसू हमें दया नहीं दिलाते। आप गलती का एहसास करके नहीं आई, अपनी 3 बिना पगार वाली नौकरानियों को लेने आई हैं, क्योंकि अकेले घर का बोझ नहीं उठा पा रही हैं, है ना? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ जैसी। मैंने डांटा क्योंकि चाहती थी तुम अच्छी बनो। चलो गुस्सा छोड़ो, देखो मैं खुद लेने आई हूँ, इससे बड़ा क्या। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और आपकी आदतें भी कभी नहीं बदलेंगी। हम उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगी। हमने इस जंगल को अपना स्वराज्य बना लिया, जहाँ हम तीनों रानियां हैं। यहाँ कोई अपमानित नहीं करता, आंसू बहाने की कोई वजह नहीं। इसलिए जहाँ से आई हैं, लौट जाइए। हम मानते हैं कि आपने गलती समझ ली, शुक्रिया, लेकिन याद रखिए, हम कभी घर नहीं लौटेंगे। हमने इस जंगल को अपना राज्य बना लिया, जहां हम तीनों रानियां हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि अब यहाँ से चली जाएं। इन बातों का मतलब नहीं रहा। और हाँ, मैं हमेशा एक बात पर यकीन रखती हूँ, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और शायद आप भी कभी ना बदलें।